हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कमर जमान एजू इनपुट से। आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। ब्रिज का हरगिज यहाँ मतलब कोई पुल वगैरह नहीं है, हम जस्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस को। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होती है, कि अपोजिशन फराहम करती है किसी भी करंट के फ्लो को। करंट के फ्लो को बेसिकली रोकती है। फिर उसके बाद हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा कि सीरीज में हम रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं। यहाँ पर हमने देखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, कि अगर हम रेजिस्टेंस को इस तरह से जोड़ें कि उनके दरमियान एक ब्रिज बन जाए। मींस कि अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, इसी तरह से इधर एक और रेजिस्टेंस लगा देता हूं और एक रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आगे, ये आगे। ये चारों आपस में क्या है, पैरेलली कनेक्ट है। एक ये इनका कॉमन पॉइंट बन रहा है, एक इनका ये कॉमन पॉइंट बन रहा है। अगर मैं इनके दरमियान यहां पर एक और रेजिस्टेंस लगा दूं तो ये इनके दरमियान ब्रिज का काम करेगी। मींस के इन दोनों के कॉमन पॉइंट्स को अपर में क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। तो ऐसा जो डिवाइस होगा उसे हम कहेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली यूज किसके लिए होता है? जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये यूज होता है कि आपके पास अननोन जो रेजिस्टेंस होती हैं उनको उनकी जो वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये नेक्स्ट हम देखेंगे अभी कि इसको हम मतलब कि कैसे वो निकालते हैं। पहले हम देखें कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये एक डिजाइन किया था चार्ल्स व्हीटस्टोन ने, और इसीलिए इसका नाम जो है हमने व्हीटस्टोन ब्रिज रख दिया। ये होता किस तरह का है, ये हम अगर सर्किट देखें तो यहाँ पर हमारे पास चार रेजिस्टेंस है। एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है और इसको हम R4 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R4। अब देखेंगे इनके जो कॉमन पॉइंट है, एक ये इसका कॉमन पॉइंट है और एक इसका ये P2 कॉमन पॉइंट है। इन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट किया है गिलवानोमीटर लगा के। गिलवानोमीटर क्या है? बेसिकली ये करंट को की जो वैल्यू है या करंट मेजर करने के लिए किसी भी सर्किट में यूज करते हैं। इसमें एक डिफ्लेक्शन जो होता है, जो मीटर होता है वो थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो गिलवानोमीटर भी किसी मटेरियल का बना होता है और उस मटेरियल की भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस क्या होती है, लाजमी होती है। तो बेसिकली यहाँ पर इसको भी एज अ रेजिस्टेंस ही लेके हम लेट कर लेते हैं कि इसकी जो रेजिस्टेंस है हम उसको RG गिलवानोमीटर की रेजिस्टेंस का नाम दे लेते हैं। तो यहां पर भी हम गिलवानोमीटर नहीं बल्कि उसकी जगह पर उसकी रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास एक सेटअप होता है जो कि नॉर्मल सा सेटअप है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ये हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव टर्मिनल होगा। अब जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ऐसे जाएगा फिर आगे इस तरह से। अब यहां पर इसके डिफरेंट पाथ्स बन रहे हैं। अगर आप ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको स्किप कर दें, ये वाला, तो करंट के लिए एक ये वाली बनती है डायरेक्शन, ये वाली। करंट इस तरह से भी जा सकता है, करंट इस तरह से भी जा सकता है, करंट के लिए ये डायरेक्शन भी हो सकती है। तो यहां पर जो है वो हमारे पास डिफरेंट करंट बनेंगे। मींस कि अगर इसको मैं कह दूं कि ये हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब इधर से आके और इस तरह से R4 से फिर P2 पे R3 की और फिर ऐसे ये वाला ये लूप बन रहा है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये हमारा I3 करंट है। इसी तरह से यहां पर आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसको मैं कह देता हूं ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज I2 है। और इसी तरह से ये वाला जो है इसको मैं कह देता हूं कि ये मेरा I1 करंट है। सारे जो करंट्स हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे तीन डिफरेंट लूप्स बन रहे हैं। अगर मैं इसको कहूं कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये मेरा पॉइंट D है। तो यहां पर आप देखें तो तीन डिफरेंट किस्म के लूप्स जो हैं वो बन रहे हैं। पहले वाले को देखें तो ये बन रहा है A D C और A। यहां से शुरू होगा A D C और वापस A पे। तो एक तो ये बनेगा A D C A, एक ये बन गया, एक ये बनेगा A B D A B D और फिर वापस एक मेरा ये बन गया, एक ये बनेगा B C D B। तो एक हमारे पास बनेगा A C
सॉरी बी से शुरू हो रहा है तो बी, सी, फिर डी और फिर वापस बी। तो तीन हमारे पास तीन डिफरेंट किस्म के लूप्स बन रहे हैं। एक बनेगा ये वाला ए डी सी ए वापस, फिर बनेगा ए बी डी ए बी डी ए, और एक बनेगा बी सी डी ए बी। तो ये तीन डिफरेंट किस्म के लूप्स हैं जो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करते हैं, बनते हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा क्रिचॉफ रूल के बारे में देख रहे होते हैं कि क्रिचॉफ का जो सेकंड रूल है वो हमें ये कहता है कि अगर आप जो करंट ले रहे हैं, करंट हमेशा तब मूव करेगा जब आपका जो लूप होगा वो क्लोज्ड होगा। अब क्लोज कैसे होगा कि ये हमारे पास अगर एक सर्किट है, यहां पर कोई भी हम बैटरी लगा देते हैं और ये यहां से ओपन है, तो यहां पे करंट पास नहीं करेगा। करंट तब भी पास करेगा जब ये क्लोज होगा या इसको लूप बनाएगा। तो करंट तब पास होगा जब हमारे पास लूप जो होगा वो क्लोज होगा। दूसरे वो ये कहता है कि एक क्लोज्ड पाथ में या क्लोज्ड लूप में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा जीरो के इक्वल होता है, और आपकी जो रेजिस्टेंस होती है इसके अक्रॉस, ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। नेगेटिव क्यों लिया जाएगा? क्योंकि रेजिस्टेंस का क्या काम है, क्योंकि करंट के फ्लो को क्या करता है, कम करता है, अपोजिशन फ्राहम करता है, इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है। तो यहां पर जो जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा हम उसको नेगेटिव के तौर पे लेंगे। और यहां पर हम जो अगर पोटेंशियल डिफरेंस लेना चाहें तो वो हम ओम लॉ के फार्मूले से लेंगे, V इज इक्वल टू आई आर ए। तो ये तीन चार कंडीशंस हैं जो कि हमने किरचॉफ्स रूल्स की यहां पे यूज करनी है। अगर हम इसको देखें कि मैं ये पहले वाला लूप ले लेता हूं, ए बी डी ए, कि ए, ये हमारे पास बी, ये सी और ये हमारे पास डी, ये हमारे पास R4 रेजिस्टेंस है। मैं पहले वाला लूप लेता हूं, ए बी डी ए। यहां पर हमारा जो करंट है उसको मैं I1 का नाम देता हूं कि ये हमारा करंट I1 है, ये वाला करंट है I2 और ये वाला करंट है I3। अच्छा, अब हमने लेना है जस्ट ए बी डी ए, सिर्फ इसको डिस्कस करना है, बाकियों को हमने क्या कर देना है, थोड़ी देर के लिए स्किप कर देना है। अब यहां पर तीन पोटेंशियल ड्रॉप होंगे, एक R1 के अगेंस्ट होगा, एक ये RG जो कि गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस होगा, और एक R3 यहां पर होगा। तो किरचॉफ का रूल क्या कहता है कि आपके पास जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है, वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। एक उसने ये भी कहा कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमेशा क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। तो मैं यहां पर हमारे पास तीन ड्रॉप हो रहे हैं तो तीन ब्रैकेट्स कंसीडर कर लेता हूं, और ये सारी की सारी किसके इक्वल आएंगी, जीरो के। और फिर उसने ये भी कहा कि जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव होगा, तो मैं सबके साथ नेगेटिव का साइन ले लेता हूं। अब ये R1 है, इसको हम RG कह लेते हैं, और इसको कह लेते हैं कि ये हमारे पास R3 है। R1 के अगेंस्ट हमने अगर फाइंड करना हो तो V इज इक्वल टू IR होता है। यहां पर रेजिस्टेंस R1 ले रहे हैं तो ये IR1 होगा, और यहां पे करंट जो होगा वो I1 कंसीडर कर लेते हैं कि हम यहां पे लिखेंगे माइनस I1 R1 के, नेगेटिव का साइन लगाएंगे। अब हमने RG के क्रॉस लेना है। अगर आप यहां पे RG को देखें तो यहां पर जो RG है ये दो लूप्स के साथ कनेक्टेड है। यहां से I1 करंट भी पास कर रहा है, यहां से I करंट 2 है, जो पहले लूप का करंट भी इसी में से पास करेगा, जो दूसरे लूप का करंट है वो भी इसी में से ही पास करेगा। तो इसका मतलब है यहां पर दो करंट हो रहे हैं, एक I1 हो रहा है और एक I2 हो रहा है। तो अगर मैं यहां से गुजरने वाला करंट फाइंड करूं तो मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा। अब अगर मैं पहले वाला लूप ले रहा हूं तो मैं ये कहूंगा कि ये वाला करंट ज्यादा है और ये वाला करंट क्या है, कम है। ये हम सपोज कर लेते हैं, और जो वाला करंट ज्यादा होता है हम उसमें से जो छोटी क्वांटिटी है उसको माइनस कर देते हैं। कि मैं कहता हूं कि यहां से गुजरने वाला जो करंट है वो I1 माइनस I2 है। I1 से I2 इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि हम पहला लूप ले रहे हैं और इसका करंट I1 है, तो हम ये कह लेते हैं कि I1 ज्यादा है, I2 कम है, तो I1 में से I2 को माइनस कर लो। तो यहां से गुजरने वाला करंट क्या होगा, I1 माइनस I2, और साथ में इसकी रेजिस्टेंस RG। इसी तरह से अगर इस रेजिस्टेंस पे आए तो यहां से I3 भी पास कर रहा है और I1 भी पास कर रहा है। फिर वही कंडीशन लगाएंगे कि हम कहेंगे कि हमारा I1 जो करंट है, क्योंकि हम पहले लूप को डिस्कस कर रहे हैं, तो I1 करंट ज्यादा है और I3 क्या है, कम है। तो मैं I1 से I3 को माइनस कर लेता हूं, I1 माइनस I3, और साथ में इसकी रेजिस्टेंस
R3 इज इक्वल टू 0 के, ये हमारी 0 आ गई। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर मैं सेकंड को डिस्कस करूं इसको, अब मैं लूप लूंगा B C D B वाला। अगर इसको लें तो यहां पर भी 3 होंगी, R2 R4 और RG। तो यहां पर भी हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, तो सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो टोटली लूप में 0 के इक्वल होगा। सबके अगर अलग-अलग लेंगे तो इनका पोटेंशियल ड्रॉप हम नेगेटिव लेंगे, और सबसे गुजरने वाला जो करंट है उसको हम I2 I4 और IG कहेंगे। तो यहां पर भी हम सेम कंडीशंस लगाते हैं कि अगर I इसमें से R2 का करंट लें कि V इज इक्वल टू IR2 आएगा, इसमें से गुजरने वाला करंट 2 है तो हम इसको I2 R2 कर देंगे, तो माइनस I2 R2 के, फिर ये वाला माइनस, क्योंकि हमने ये कहा कि पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो हर रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है हम नेगेटिव लेंगे। अब R4 की बारी है, R4 में से 2 करंट पास कर रहे हैं, एक I3, ये इस लूप का भी हिस्सा है और इस लूप का भी हिस्सा है। तो अब हम I2 को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि I2 ज्यादा है और I3 क्या है, कम है, और यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो R4 है। फिर हम गिलवानोमीटर की रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं, यहां पर भी 2 करंट है, जो कि हमने ऊपर भी कहा कि I1 और I2 पास कर रहा है। अगर हम पहले लूप को डिस्कस कर रहे होते तो हम ये कहते हैं कि I1 करंट ज्यादा है और I2 कम है। अब हम अगर दूसरे लूप को डिस्कस कर रहे हैं तो अब हम ये कहेंगे कि I2 ज्यादा है और I1 क्या है, कम है। तो I2 में से I1 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, RG इज इक्वल टू 0। यहां पर एक बात और आती है कि आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, आप उसको तब ही डिस्कस कर सकते हैं, तब ही आपको वो एग्जैक्ट वैल्यू दे सकता है जब वो बैलेंस्ड हो। अब यहां पे बैलेंस्ड से क्या मुराद है, मैं ये कहता हूं कि मैं इन रेजिस्टेंस की जगह पर इनको हटा देता हूं और यहां पर एक और एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैं ये कहता हूं कि यहां पे बैटरी की जगह पर क्या है, एक मोटर लगी हुई है और ये सारे क्या है, पाइप्स हैं। इनमें से क्या गुजर रहा है, पानी गुजर रहा है। अब पानी के गुजरने के 3 रास्ते हैं, एक ये वाला I3 वाला, एक I2 वाला और एक I1 वाला। अब इस ये वाला जो पाइप है, ये वाला जिसमें से हमने गिलवानोमीटर लगाया हुआ, पानी ऊपर से नीचे भी आ सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है। कैसे, अगर प्रेशर ऊपर ज्यादा है, नीचे क्या है, कम है, तो पानी ऊपर से नीचे आएगा। अगर नीचे वाला प्रेशर ज्यादा है, ऊपर वाला कम है, तो पानी नीचे से ऊपर जाएगा। क्या कोई हमारे पास ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि पानी ना नीचे से ऊपर जाए ना ऊपर से नीचे आए? तो हो सकता है। कब होगा, जब हम दोनों पॉइंट्स का P1 और P2 का प्रेशर क्या कर दें, इक्वल कर दें, तो पानी ना ऊपर से नीचे आएगा ना नीचे से ऊपर जाएगा, बल्कि उसके गुजरने के लिए सिर्फ 2 रास्ते बचेंगे। तो यही काम हम इधर भी कर सकते हैं। इधर हम कैसे करेंगे, इधर हम ऐसे करेंगे कि अगर हम I2 और I1 को क्या करते हैं, इक्वल कर दें, कि पहले लूप का करंट और दूसरे लूप का करंट अगर इक्वल हो तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 आएगा और इसमें से कोई करंट नहीं पास करेगा। तो हम कहेंगे कि अगर ये बैलेंस्ड हो तो हमारे पास जो I1 इक्वल होगा I2 के। तो ये तब बैलेंस्ड होगा जब दोनों लूप का जो करंट होगा वो इक्वल हो जाएगा और इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारे पास I1 माइनस I2 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। अब यही वैल्यूज मैं उठाकर इधर पुट कर देता हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर I1 और I2 इक्वल हैं, दोनों करंट बराबर हैं, तो इनको मैं जर्नल टर्म I कह देता हूं कि I करंट पास कर रहा है I1 में से भी और I2 में से भी, क्योंकि दोनों का करंट सेम है तो हम उनको एक सिंगल वैल्यू से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और अगर यही वैल्यूज मैं इक्वेशन 1 और ये वाली जो इक्वेशन 2 है दूसरे लूप से हमारे इनमें पुट करूं, तो जो हमारे पास इक्वेशन 1 है वो कुछ इस तरह से बनेगी, माइनस IR1। अब दोनों का डिफरेंस 0 है तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस I1 को I कह देता हूं, माइनस I3 साथ में हमारे पास R3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह अगर सेकंड वाला लूं तो इसको मैं क्या कहूंगा, I2 को I कह देता हूं, तो ये हमारे पास आएगा माइनस
यहाँ हम कहते हैं कि हमारे पास I2 है, इसको मैं I जनरल टर्म से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, IR2 माइनस इसको भी I1 कह देते हैं, I माइनस I3 इंटू R4, और दोनों सेम क्वांटिटी है तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी जिसको मैं 3 कहूँगा, और एक हमारे पास ये बन जाएगी जिसको मैं 4 कहूँगा। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं 3 इक्वेशन को 4 से क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ। जब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो इनके लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड को राइट हैंड से करेंगे। हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, माइनस IR1 ओवर ये है माइनस IR2, इक्वल की इस साइड पे हमारे पास आएगा I माइनस I3 इंटू R3 ओवर, ये भी माइनस की क्वांटिटी है तो सब में माइनस लगाएंगे, माइनस I माइनस I3 इंटू 4। यहाँ पर आपने एक और काम करना है कि ये जो नेगेटिव वैल्यू है इनको उठाकर इक्वल के इस साइड पे लेके जाएंगे, तो ये क्वांटिटीज कुछ इस तरह से बनेगी। ये माइनस का है, इधर जाकर प्लस का होगा, तो ये दोनों साइन पे आप प्लस के कर देंगे, और ये आएगा I माइनस I3 इंटू R4, और इसी तरह इसको लिखेंगे तो ये आएगा माइनस IR1, और ये माइनस का इधर उठा कर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, I माइनस I3 इंटू R3। तो ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब माइनस I से माइनस I कैंसिल, इस सारे से ये बात सारा कैंसिल, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। ये आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर आपके पास अगर इन चारों में से कोई एक वैल्यू है जो अननोन है और 3 आपके पास नोन है, तो इस फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं। इसके यूजेस देखें तो यूजेस टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, कि हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इससे हम किसी भी जो अननोन रेजिस्टेंस उसको फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि पहले हम इसको बैलेंस करेंगे कि इसका I1 और I2 जो करंट है उसको इक्वल करेंगे, फिर हम यहाँ पर वो फार्मूला लगाएंगे कि R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो 4 है वो अननोन है तो इसको मैं RX कर लेता हूँ कि ये मैं फाइंड करनी है। तो ये हम तब फाइंड कर सकते हैं जब आप इसको बैलेंस कर देंगे, इसका तो जो I1 और I2 करंट है उसको इक्वल कर देंगे, तो तब हम ये वाला फार्मूला जो इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने RX की वैल्यू फाइंड करनी है, तो RX को इस साइड पे ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू R3, डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा। तो आप इस फार्मूला से आप चौथी जो रेजिस्टेंस है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेंगे, या आप विजिट करेंगे हमारी साइट www.edureput.com। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।